जब भी हम बच्चों की बात करते हैं या स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पे टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टीम वर्क में हमारे आते हैं पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट। शायद मैंने इस प्लेटफॉर्म पर फिजियोथेरेपी के बारे में या फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में आज तक बात नहीं की है। तो आज इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है इस फील्ड में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, ऑटिज़म है या इतनी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ बच्चे फेस कर रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिलेड माइलस्टोन्स, वहाँ पे ओटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फिजियोथेरेपी के बारे में इतनी बात नहीं की जाती है। एक बार फिर से हम प्रेजेंट हैं आज के सेशन पे। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज के सेशन में शब्दों की बात सीरीज़ 154 में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है फिजियोथेरेपी रोल। और आज हम प्रेजेंट हैं हमारे गेस्ट स्पीकर के साथ। हेलो रुचि जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुचि गोयल, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ पेडियाट्रिला, राइट मैम? Yes. And she known for her expertise in helping children achieve their development milestones with confidence, with years of hands-on experience working with children with delayed milestones, cerebral palsy and various genetic conditions. Ruchi brings a rare combination of clinical skill and deep understanding of how a child's body learns and grows. Her approach transforms everyday movement into the meaningful progress, helping families see change they once thought was impossible. आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है रुचि। थैंक यू। रुचि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं आज, इतनी अवेयरनेस होने के बाद, इतनी सारी वर्कशॉप होने के बाद भी, कि ओटी के पास ज़्यादा जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ज़्यादा जाते हैं कि हमें उनको चूज़ करना है या वहीं से हमें थेरेपी लेनी है, और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल थोड़ा कम हो गया है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या डिफरेंस है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे? और अगर मेरे पास एक डिलेड डेवलपमेंट का कोई बच्चा आ रहा है या सेरेब्रल पाल्सी की डिफ़िकल्टी फेस करता हुआ कोई बच्चा आ रहा है, तो उसे सबसे पहले किसे अप्रोच करना चाहिए? ओके, सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल। अगर किसी बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है या सेरिब्रल पॉल्सी है या जेनेटिक कंडीशन है कोई भी, वो अपना सिटिंग माइलस्टोन या क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग ऐसा कोई माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहा है, सो द फर्स्ट अप्रोच शुड बी टूवर्ड्स द पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट। सो कौन होते हैं ये पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट? जहाँ पर हम उनकी बच्चों की पोस्टरल अलाइनमेंट, बॉडी की अलाइनमेंट, मसल स्ट्रक्चर, उनका रिब केज का अलाइनमेंट, पेल्विस का स्ट्रक्चर कैसा है, हम ये सब असेस करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को हेल्प करते हैं। हमारा एक्सपर्टीज़ या हमारा वर्क प्रोफाइल ही ऐसा होता है कि हमें यही सिखाया जाता है इन द स्पैन ऑफ 6 to 7 years टिल बी डन विद मास्टर्स। तो उन बच्चों को हम बेटर हेल्प कर सकते हैं, एंड अगर उन बच्चों का अलाइनमेंट बेटर होगा, कोर बेटर होगा, तो डेफिनेटली जो एडियल एक्टिविटीज़ है जैसे फाइन मोटर हो गया, राइटिंग हो गया, तो वो बेटर कर पाएंगे। अ ग्रेट एग्जाम्पल बिहाइंड दिस, आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ किड एंड वी वर जस्ट वर्किंग ऑन द अलाइनमेंट, थोड़ा सा कोर ट्रेनिंग स्टार्ट किया, थोड़ा सा हमने उसको थेराटॉक्स पहनाया, एंड आफ्टर फ्यू डेज़ पेरेंट ने मुझे बोला, मैम राइटिंग मुझे थोड़ी सी ना बेटर लग रही है। आपने हैंड पे तो अभी तक काम नहीं किया, तो राइटिंग कैसे बेटर हुई? आई जस्ट सेड कि अगर कोर बेटर होगा, अगर हमारा कोर सिस्टम, हमारा कोर एरिया बेटर होगा, तो बच्चा डेफिनेटली एक्सट्रीमिटीज से बेटर परफॉर्म कर पाएगा। दैट कंट्रोल विल बी बेटर, तो हमारा वहाँ पे फंक्शन भी अच्छा आएगा। अगर ऐसा कुछ भी दिखता है, और अगर हमारा कोई भी ऐसा केस है ऑटिज़म और ADHD, तो डेफिनेटली दे शुड गो टूवर्ड्स दी OT। दे विल डू बेटर जस्टिस, और उनकी जो सेंसरी नीड्स है वो एक OT ही बेटर समझ सकता है। बट इन कंट्रास्ट, अगर मेरे पास एक CP का बच्चा है, इफ आई एम टेकिंग 5 सेशंस, आई विल से कि 4:1 में होगा। 4 इट शुड बी अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड 1 सेशन विद द OT, so that the child will get the complete पैकेज, और यू कैन से दैट चाइल्ड कैन बी होलली अंडरस्टैंड क्योंकि उसकी सेंसरी नीड्स क्या हैं और बाकी की सारे स्ट्रक्चर की नीड्स क्या हैं। PT एंड OT का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जैसे कि आप पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और
नो डाउट आज के इस ट्रेंड में जितनी अवेयरनेस हो रही है, वर्कशॉप्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी आ रहे होंगे। सो किस तरह से पेरेंट्स को इन आने वाले नए नए ट्रीटमेंट्स के बारे में नॉलेज होती है, या किस तरह से आप उन्हें बता सकते हैं कि हाँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये नए ट्रीटमेंट्स हैं जो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए एग्जैक्टली? ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल टेक्निक्स इंडिया में आई हैं जो हमने लर्न किए हैं और उससे डेफिनेटली बेटर रिजल्ट आता है एंड दे आर रिसर्च प्रूफ थेरेपिस्ट. सो वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिस एंड माय फेवरेट थेरेपिस्ट आर थेराटॉक्स. सो थेराटॉक्स एक सिस्टम और एक गारमेंट है जो हम बच्चे को पहनाते हैं. सो इट इज़ लाइक द मिनी थेरेपिस्ट इज़ विद द चाइल्ड. सो हम उसको जब पहना देते हैं तो बच्चे की एक एनाटमिकल पोजीशन हमें गेन करने में इजी हो जाता है. सो दैट्स वाई वन ऑफ माई फेवरेट थेरेपी की आप सबसे पहले अगर कोई बच्चा कॉम्प्रोमाइज्ड है सो गो फॉर थेराटॉक्स. दूसरी आती है सीरियल कास्टिंग. नॉर्मली हमारे बच्चे आप देखोगे टोस पर ज़्यादा चलते हैं तो उनका जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो वेट है वो थोड़ा सा हमेशा फॉरवर्ड रहता है एंड उससे क्या होता है कॉम्पनसेटरी सिस्टम्स बहुत सारे एक्टिवेट हो जाते हैं. सो टू फॉर दैट टू एलिमिनेट हमें थोड़ा सा पीछे बैक्स पे प्लास्टर करते हैं और हम हील पे वेट लेना स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज़ अगेन अ वंडरफुल थिंग. एंड थर्डली हम इलास्टिक थेरेप्यूटिक टेपिंग के लिए जा सकते हैं. वट एवर स्ट्रक्चर आई वर्कड ऑन आई विल टेप दैट स्ट्रक्चर टू सिक्योर माई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. इसी तरीके से हमारा TMR टॉट्स हैं, हमारी बॉडी में जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. सो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन अगेन अ वंडरफुल थेरेपी बिकॉज आई हैव सीन जो सबसे ज़्यादा स्टक बच्चे होते हैं नॉर्मली ATNR एंड मोरो रिफ्लेक्स से होते हैं. अगर किसी बच्चे का ATN एंड मोरो रिफ्लेक्स नहीं इंटीग्रेट हुआ है सो यू विल सी दे विल स्ट्रगल अलॉट. एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी, फियरफुल हमेशा होंगे और हमेशा डिफेंसिव मोड पर रहते हैं कि अगर किसी ने टच किया दे विल बहुत ज़्यादा रिएक्शन ज़्यादा आता है एंड दे क्राई अलॉट. तो अगर आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं जहाँ पे उनके रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं हुए हैं एंड दीज आर दोज किड्स जो हमारी कमांड्स भी नहीं समझेंगे. अगर हम उनसे कुछ एक डिज़ायर्ड मूवमेंट डिमांड करते हैं तो वो हमें वो डिलीवर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो बॉडी मूवमेंट्स है ही नहीं. तो किसी भी बच्चे को अगर आपको पहले इम्प्रूव करना है क्योंकि रिफ्लेक्सेस आर समथिंग विच आर देयर प्रेजेंट इन द वूम एंड आफ्टर बर्थ ऑल्सो. और अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे विद द प्रॉपर नॉलेज एंड एक्टिविटी तो हमारे बच्चे रिफ्लेक्सेस में स्टक रह जाते हैं. सो आई हैव सीन किड्स जो ATNR 6 मंथ्स या मोरो रिफ्लेक्स 3-4 मंथ्स में जाना चाहिए बच्चे 5 ईयर्स तक उनके साथ स्टे करते हैं एंड दैट मेक्स देयर लाइफ सो मिजरेबल या बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है. सो आई फील कि रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे भी काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अभी हमने बात की ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिस तरह से आपने भी समझाया, रिफ्लेक्सेस के बारे में जो आपने भी बताया, तो कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट्स होंगे जो फेमस तो हैं अभी भी इस फील्ड में और अभी भी लोग कर रहे हैं या थेरेपिस्ट यूज़ कर रहे हैं, बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं जो पेरेंट्स को या थेरेपिस्ट को अवॉइड करने चाहिए with special kids? So I think ये क्वेश्चन तो हर पेरेंट को सुनना चाहिए. If any child is with developmental delay, 3 to 4 things you have to take care in mind. कॉर्नर चेयर पर नहीं बिठाना. कॉर्नर चेयर इज़ वेरी वेरी a used product in our setups. कॉर्नर चेयर इज़ completely आउट ऑफ द साइट. उस पर हमें अपने बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, उससे पूरा अलाइनमेंट हमारा ख़राब हो जाता है. सेकेंडली हमें स्टैटिक पोजीशंस में नहीं छोड़ना. हमने नीलिंग पोजीशन दी और हमने बच्चे को वहाँ पे काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया. जब हम अनवॉच्ड बहुत देर के लिए उन पोजीशंस में छोड़ देते हैं तो बच्चे कॉम्पनसेशन लेके कहीं ना कहीं कोई डेविएशन डेवलप करना शुरू कर देते हैं. थर्डली स्ट्रेचिंग, अ बिग नो फॉर स्ट्रेचिंग. अगर आप अभी भी स्ट्रेचिंग ही फॉलो कर रहे हैं देन हम अपने बच्चे की मसल हिस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं. एंड द टाइम हम उस मसल हिस्ट्री पे काम नहीं करेंगे बच्चा कभी भी मूवमेंट क्रिएट करना नहीं सीखेगा. फोर्थ वन इज़ बेबी वॉकर्स. ओके. सो आई थिंक बेबी वॉकर्स US में तो बैंड है ही हैं. अच्छा. क्योंकि बेबी वॉकर्स क्या करते हैं, अगर वो स्लांटिंग लेवल पे हैं तो बच्चा अपना वेट हमेशा फॉरवर्ड डालता है. हाँ, राइट. सो हमें उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. हमें शुरू से ये ट्रेन करना चाहिए कि बच्चा हील पे वेट ले और उसी के साथ वॉक करे. सो दीज आर माई 4 थिंग्स यू शुड टेक केयर. अगर अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप अपने बच्चे के साथ अभी भी इसी को यूज़ कर रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली स्टॉप.
पॉपुलर ट्रीटमेंट्स, जिस तरह से अभी हमने बात की, वॉकर्स की बात की आपने कि ये अवॉइड करना चाहिए, तो मैं यहीं भी पूछना चाहूँगी रेड फ्लैग्स के बारे में जो पेरेंट्स को पता नहीं होता या पता होने के बाद भी वो इग्नोर कर देते। जैसे अगर मैं वॉकर की बात करूँ तो वो सोचते अरे किसी ने बताया, उसने गलत बताया होगा, बच्चे तो इसी से चलना सीखते हैं क्योंकि हमारे बड़े बेटे ने तो इसी से चलना सीखा है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे रेड फ्लैग्स क्या हैं जो पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए? ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जैसे कि अगर आपको लगता है कि हमारा हेड कंट्रोल ही 4.5-5 मंथ्स तक भी हमें स्टेबल नहीं दिख रहा है, देन वी शुड लुक फॉरवर्ड कि हाँ, अगर हम थोड़ा सा कुछ ऐसा, नॉट एग्जैक्टली थेरेपी आई से, बट हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जहाँ पर बच्चे का हेड कंट्रोल डेवलप हो जाए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने, अगर हमें 16 मंथ्स पर भी वॉकिंग नहीं दिख रही है तो वी शुड डेफिनेटली कम इन टू एक्शन कि हाँ, बच्चे की वॉकिंग क्यों नहीं दिख रही है। अभी जो मैंने एक मोस्ट कॉमन थिंग देखी है, दैट इज़ फीट आर प्रोनेटेड, सो आर फीट आर लाइक दिस एंड देयर फीट आर समवेयर लाइक दिस। अगर हमारे पैर ऐसे होंगे तो हमारे बच्चों को डेफिनेटली चलने में बहुत दिक्कत आएगी। सो यू शुड नॉट इग्नोर। वो बच्चे में आपको फ्रीक्वेंट फॉल्स दिख सकते हैं या आपको ऐसे लगता है कि मैम अच्छे से रनिंग नहीं कर रहा है, तो सो द अलाइनमेंट शुड बी फ्रॉम द फीट ओनली। अगर आपको लगता है ऐसा है तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग कमिंग अप वेरी फास्ट। इवन आई एम सीइंग सच केसेस वेरी फ्रिक्वेंटली नाउ, एंड इफ आई सी फ्रॉम एनी अदर एस्पेक्ट तो मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं दिखती है। सो डेफिनेटली आप उस पर हमें काम करें। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ और प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, सिंपली आई कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है या हमें सोशल स्माइल कम दिख रही है, तो डेफिनेटली एक बार थेरेपिस्ट को या अपने कंसल्टिंग डॉक्टर को ज़रूर कंसर्न करें टू सी कि हाँ, हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। राइट। तो रुचि जी, अभी आपने बताया कि क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, बट जब पहली बार कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को लेकर जाते हैं असेसमेंट के लिए, एक तो ये असेसमेंट वर्ड सुन के पहले ही उन्हें डर लग जाता है कि क्या होने वाला है, हड्डी चेक करेंगे या नर्व्स चेक करेंगे, होता क्या है फिजियोथेरेपी, पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता। तो असेसमेंट और ट्रीटमेंट में क्या होता है जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं? ओके, असेसमेंट में डेफिनेटली जब पेरेंट आता है उसको बहुत सारी एंग्जाइटी होती है। इवन आई हैव सीन और यंग पेरेंट्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। तो जब सबसे पहले आता है डेफिनेटली हम एक हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं कि ओके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देन उसके बाद हम एक असेसमेंट रन करते हैं। उस मोर ओवर वी चेक फॉर रिफ्लेक्सेस, वी चेक फॉर टोन, वी चेक फॉर द पोस्चर अलाइनमेंट, रिब केज प्लेसमेंट कैसा है हमारा। सो आफ्टर असेसिंग ऑल दैट, माई फर्स्ट गोल इज़ टू गिव द 24 आवर केयर। हमें 24 आवर्स कैसे रखना है, बिकॉज हम 1 घंटा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 1.5 घंटा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डजेंट मैटर। क्योंकि उसके बाद जब पेरेंट घर जाएगा और उसके बाद हम जो चीज़ें सपोज करो नहीं करनी है वो सबसे पहले वही कर रहा है, तो हम वट एवर थेरेपी आई विल प्रोवाइड और एनीवन विल प्रोवाइड, उसके बाद हम अपने बच्चे को वो रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि हम उसमें देखें कि हमारी क्या केयर है जो हमें घर जाकर देनी है, एंड ग्रेजुअली हम एक पूरा डिटेल्ड उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। एंड आई फील जो पेरेंट्स घर पर होम प्लान फॉलो करते हैं उन बच्चों के डेफिनेटली रिजल्ट्स मुझे बहुत बेटर दिखते हैं। एंड जो पेरेंट समझ के करता है कि ओके हमें इस एक्सरसाइज का ये बेनिफिट है या हमें ये ऐसा करने से, अगर आप अपना पेरेंट को एजुकेट करते हो, सो दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर द चाइल्ड। अगर पेरेंट ही एजुकेट हो गया कि मुझे ये करने से ठीक होगा या ये करने से ख़राब होगा, तो हमारे बच्चों की हाफ ऑफ द जर्नी ईजी हो जाती है। राइट। तो हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट को एजुकेट करना। अगर पेरेंट बाहर बैठा है और आप अंदर थेरेपी दिए जा रहे हो, कभी डिफरेंस नहीं आएगा। आपने बुलाया 2 एक्सरसाइजेस बताई, तब भी डिफरेंस इतना नहीं आएगा। पेरेंट शुड बी प्रेजेंट इन द सेशन, एंड पेरेंट को हर मोमेंट पे पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि पेरेंट को समझ आए मैं क्या कर रही हूँ। सो माई बिगेस्ट थिंग इज, अगर पेरेंट को नहीं समझ आ रहा, सो आई वॉन्ट माई पेरेंट टू आस्क क्वेश्चंस। अगर वो ही कन्विंस नहीं है पेरेंट, बच्चा तो देखो नहीं पूछेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो पेरेंट्स का एक डील बनता है कि वो थेरेपिस्ट के पास जाएं और क्वेश्चंस पूछें जितने भी उनके डाउट्स हैं, राइट। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है, जैसे उन्होंने मेरे पेज पे या कहीं
क्लिनिक में किसी और बच्चे के साथ देखा, मैम आप उनके साथ ये कर रहे थे, तो आप मेरे बच्चे के साथ क्यों ये वाला ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं? तो आई विल ऑलवेज रिप्लाई कि मैंने क्यों किया और क्यों नहीं। एंड स्टिल अगर उनको लगता है कि दे नीड इट और या कहीं और से भी सुन के आए हैं, सो आई ऑलवेज से कि मोस्ट ऑफ द therapies I have learned they are almost international techniques, so everybody has their page, और आप जाओ स्टडी करो और फिर मेरे पास आओ, because a knowledgeable parent you know will understand your therapy better। बिल्कुल। पैसिवली करने से आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को हेल्प होना है। तो अभी आपने बहुत सारी बातें पेरेंट्स के लिए बताई रुचि कि किस तरह से पेरेंट्स को सेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, बट मैं यहाँ जानना चाहूँगी कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोडक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो सेशन में आते हैं, सीख रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं अरे मैम प्लीज़ मत कराइए, बच्चा रो रहा है, या बच्चा देखकर क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पेन फील होगा तो वो अपने पेरेंट को देख के रोता है कि मुझे पेरेंट यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा और बच्चा रोना बंद कर देगा और मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी होगी। या पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि मैम कल आपने ये एक्सरसाइज कराई या थेरेपी कराई और बच्चा घर जाके बहुत रो रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या सजेशन या क्या व्यू पॉइंट आप पेरेंट्स को डिलीवर करना चाहेंगे? ओके, सो ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि हाँ ओवर प्रोटेक्टिव मैम आपने थोड़ा सा टच कर दिया, अब मुझे वापस दे दो। सो आई बिलीव आप ओवरनाइट चेंजेस नहीं ला सकते, exactly। ना पेरेंट में ला सकते हो ना बच्चे में ला सकते हो। सो एट दैट टाइम थेरेपिस्ट को अपना ईगो भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे में ईगो, हम मुझे कैसे बोल सकते हैं, सो उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं, ना मुझे होगा ना पेरेंट को ना बच्चे को। सो उसका हमें नहीं, वो हमें असाइड करना है और पेशेंस को डेवलप करना है कि मैं समझ गई हूँ, मैं पेरेंट की साइकोलॉजी समझ चुकी हूँ कि ओके ऐसा है और अब ये एवरी डे ऐसा होगा। सो एवरी डे व्हाट आई डू कि ठीक है आज आप मुझे, आपने कल मुझे 5 मिनट्स काम करने दिया, आज आप मुझे 10 मिनट्स करने दो, आज मुझे आप 15 मिनट्स करने दो और उसके बाद बच्चा आपका। सो ऐसा हुआ, ठीक है। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, मेरे पास कोई मैम आपके पास नहीं आएगा, आपको नहीं पता, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं स्ट्रेचिंग नहीं करती, आ जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव उन्होंने 3 to 4 थेरेपी सेंटर्स को छोड़ा एंड बच्चे ने आज तक किसी से नहीं थेरेपी करवाई। और जब मैंने लिया मुझे भी लगे 7 to 10 सेशंस, हमारे 2 सेशंस पूरे वेस्ट भी हुए। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, मम्मा लेके भाग गई। एंड आफ्टर 11th और 12th सेशन मैंने जस्ट बच्चे को क्वाड्रुपल में लिया। एंड ये कैसे आ गया मैम, ये तो बहुत आपने ऐसे स्मूथली लिया। तो मैंने कहा कि इसीलिए मैंने समझाया था कि आप मुझे 10 मिनट्स दो, क्योंकि मुझे वहाँ पेरेंट की एंग्जाइटी भी नहीं बढ़ा रही है। पेरेंट की एंग्जाइटी बढ़ेगी, सी द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू टेक द कॉल, इधर आई एम गोइंग टू टेक द कॉल और द पेरेंट। तो मुझे उनकी एनर्जी को भी मैच करना है। अगर मैं, और कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा एजी लगता है तो हम थोड़ा सा कभी आपको, आप एक बार ही एक्सपेरिमेंट करो या आप एक बार हमारे साथ करके देखो और फिर आपको पता चलेगा। एंड सेकेंडली अगर कोई बच्चा पेन रिपोर्ट करता है तो डेफिनेटली वी नीड टू रीवर्क ऑन आवर सेशंस, बट एज आई हैव ऑलरेडी सेड हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो पेन के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं। एंड अगर मेरे सेशन में मुझे आके ये बोलते, जैसे सपोज करो आई एम टेकिंग द चाइल्ड इन स्टैंडिंग, और अगर मेरे को अगर पेरेंट बोलेगा कि मैम अलाइनमेंट नहीं, बच्चा टेढ़ा लग रहा है, सो मैं उसको समझूंगी रादर देन टेकिंग इट ऑन मी कि नहीं ऐसा मुझे कैसे। सो आई विल अलाइन द चाइल्ड अगेन एंड आई विल स्टार्ट माई सेशन। सो ये सब तो होता है कई बार ऐसे, बिकॉज आई जस्ट डोंट डू द रैंडम सेशन। कई बार मेरे प्रेप वर्क में ही मुझे 10 मिनट्स, बिकॉज आई यूज ईस्टम। ईस्टम इज कि हम एक स्पेसिफिक मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं टू गेट द एक्शन। अगर हम मशीन भी लगाएंगे तो अभी कुछ दिन पहले मुझे मैम आपके ना 10-15 मिनट तो ना इसी में चले जाते हैं। बट मैंने बोला कि आपकी इतनी बड़ी, जब वो द चाइल्ड इज समवेयर अराउंड 10 years एंड ही जस्ट केम टू मी अराउंड 2-3 months बैक। तो मैंने कहा बच्चे का हेड कंट्रोल भी नहीं आया। In 10 years of journey, they have taken all the treatments possible from everywhere. Exactly. तो मैंने कहा अगर आपके यहाँ पे 3 months में आपको हेड कंट्रोल मिल गया तो आप मेरी 15 मिनट्स की टेंशन मत करो, बिकॉज अलाइनमेंट अच्छी होगी, पूरा मेरा प्रेप वर्क अच्छा होगा, मेरा बच्चा पूरा सपोर्टेड होगा, तो हमारा डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स को थोड़ा टाइम थेरेपिस्ट को भी देना चाहिए। हाँ, आई नो, मतलब वो भी हिट एंड ट्रायल करते हैं, बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल किया होता है, धक्के खाए होते हैं पेरेंट्स ने, बहुत सैड होते हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा उनका पेन, क्योंकि जैसे ही वो थेरेपी पे आते हैं सबसे पहले फैमिली पूछती है कि ये कितने दिन में आ जाएगा। एंड मेरे साथ सबसे एक जो प्रॉब्लम आती है, मैं टाइम नहीं बता पाती। मुझसे कोई पूछता है वॉकिंग कब आएगी, मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी। आई थिंक थेरेपीज के लिए कोई डेफिनेट टाइम है भी नहीं। वो जिस तरह से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे या जितना टाइम आप डिवोट करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ डिसीज कि आपने कफ सिरप लिया या फीवर लिया, मेडिसिन लिया तो फीवर ठीक हो गया। तो ऐसे मेरे पास है, जैसे बच्चे कहते हैं मैम अब ऐसा लग रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे जो मेरे थॉट्स हैं उनका जल्दी रिजल्ट आया, क्योंकि उन्होंने 24 आवर केयर इतना अच्छा किया, या जो मैंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसा किया, तो उनका रिजल्ट डेफिनेटली थोड़ा फास्ट होगा ही होगा। और हम भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अच्छा ये इतना अच्छा प्लान फॉलो करेंगे या इतना पूरा डे उसका प्लान करके चलेंगे बच्चे का, तो डेफिनेटली वहाँ से बच्चे की भी जर्नी बहुत चेंज हो जाती है। सो बहुत बारी होता है कि अगर कोई स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं तो क्लिनिक में उनसे कहा जाता है कि आप एज अ OT भी वर्क कर सकते हैं, आप स्पीच थेरेपी का भी काम कर सकते हैं, आपने सीख लिया है, आपने करा दिया है। बट मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे कि अभी रुचि ने बताया कि हम ये अवेयरनेस करना चाहते हैं, कि स्प्रेड करना चाहते हैं कि OT का काम OT को करने दीजिए, स्पीच थेरेपी का काम स्पीच थेरेपिस्ट को करने चाहिए, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल एजुकेटर है, और फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो ये प्लीज़ बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ एजुकेटर ऑल्सो सबको ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। आई थिंक नीड ही नहीं। हाँ, बट फिर भी आई थिंक बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है, तो एक ये मेरी इस प्लेटफॉर्म पर हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप कहीं से भी सेशन ले रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए, क्या जो भी थेरेपिस्ट है उनकी एजुकेशन क्या है, उनके जो भी उन लोगों ने कोर्सेज़ किए हैं, ट्रेनिंग्स लिए हैं, वो कितनी अच्छी है, तो उससे ज़्यादा बच्चों पे इधर उधर उनको भटकना नहीं पड़ेगा एक्चुअली पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। सो मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे अब रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हम देख रहे हैं सडनली, तो आई जस्ट से कि हमें पता होना चाहिए कि जो थेरेपिस्ट हमारे बच्चों के साथ रिफ्लेक्सेस कर रहा है वो सर्टिफाइड है या नहीं है। एग्जैक्टली। या हम कुछ रेंडम एक्सरसाइजेस मिक्स करके दे रहे हैं, बिकॉज रिफ्लेक्सेस को करने का एक सर्टेन वे है। इवन फ्यू रिफ्लेक्सेस आर नाइट सेंसिटिव, कि हमें नाइट में अवॉइड करने चाहिए। इट्स नॉट लाइक हम नहीं कर सकते हैं। एंड इवन फ्यू रिफ्लेक्सेस की अगर हम 2 रिफ्लेक्सेस एक साथ ना दें, ये पर्टिकुलर सपोज 2 रिफ्लेक्स हम ना दें, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके इन द मिडल कुछ रिफ्लेक्स पुट अप करें। सो दैट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुचि, अब लास्ट में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी सेशन में, क्योंकि ये तो एंडलेस टॉपिक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा अनाउंस भी करेंगे कि जल्दी ही हम एक टीम सेशन भी लेंगे जहाँ पे OT भी हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो और फिजियोथेरेपिस्ट भी हो। सो क्या आपका टेक अवे मैसेज होगा हमारे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनमें एंजाइटी रहती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने फेस किया होता है, तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका टेक अवे मैसेज उनके लिए? ओके, 2 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोर्ट देन डिमांड। पहले हमें चाइल्ड को सपोर्ट इन द वे कि उसका प्रॉपर ऑर्थोटिक्स कैसा है, उसको हमने कोई सिस्टम दिया है सो दैट उसकी मसल्स को और बोन्स को हम उस स्ट्रक्चर पे अपना वहाँ पे कंटेन कर पा रहे हैं, एनाटॉमिकल अलाइनमेंट हमारी कैसी है, देन ओनली वी कैन डिमांड। अगर हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज दे रहे हैं, देन उनका स्ट्रक्चर हमें 20 या 30% देने के लिए भी रेडी था, एंड वी आर डिमांडिंग ऑन 50 एंड 60। तो उस केसेस में हमें एक्स्ट्रा कॉम्पनसेटरी मूवमेंट्स बहुत सारी दिखनी शुरू हो जाती है। एंड द मोस्ट कॉमन इज हमारे बच्चों के अपर लिम्स जो होते हैं वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट नीडेड। अगर हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू चेक इट आउट। अगर हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में रेंज ऑफ मोशन एवरी प्रोग्रेसिवली हम कम कर रहे हैं, हो रहा है, देन वी नीड टू री इवेल्युएट कि हमारा रेंज ऑफ मोशन कैसा है। एंड अकॉर्डिंग टू मी एवरीवन शुड बी सर्टिफाइड टू असेस द रेंज ऑफ मोशन ऑफ ऑल दी जॉइंट्स इन द बॉडी। सो थोड़े पुराने मेथड से नहीं, थोड़े से नए मेथड से कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे असेस करें। जो हमें करना चाहिए, हमें 24 आवर पोस्टरल केयर आनी चाहिए। कैसे सुलाना है, कैसे बिठाना है, स्टैंडर्ड कब से चाहिए हमें, ऑर्थोटिक्स कैसा है हमारा, हमने उसमें अलाइनमेंट किया नहीं किया, ऑर्थोटिक्स में
एवरीथिंग शुड बी ऑन द टॉप नॉच, क्योंकि वो ही हमारे बच्चे का फ्यूचर डिफाइन करेंगे। अगर आपका बच्चा किसी एक साइड पर बेंड होके बैठा है तो हम बाद में ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि स्कोलियोसिस आ गया, वो आएगा ही आएगा। सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे योर चाइल्ड शुड बी प्रॉपरली अलाइंड, ताकि वो स्कोलियोसिस डेवलप ही ना हो। और एक बार एज एवरी पेरेंट्स नो स्कोलियोसिस आया, रिब केज इन्वॉल्वमेंट, हमारे मेजर ऑर्गन्स, वो सब हमारा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। थर्डली, हमें अगर हमारा कोई माइलस्टोन आ रहा है एंड उसके एक्सपेंस पर हमारा कोई पोस्टल सिस्टम डैमेज हो रहा है, सो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, क्योंकि हमें अपना सिस्टम पूरी ज़िंदगी चाहिए। अगर हमने उसमें डैमेज बहुत जल्दी कर दिया, सो हमें उस चीज़ के लिए बाद में प्राइस पे करना पड़ेगा। हमें तब तो दिखता है बच्चा बैठ गया एंड समटाइम्स आई हैव सीन बच्चे बेड पर बैठे हैं, पूरा काइफोसिस, पूरी राउंड बैक बन गई है। सो लेटर स्टेज पे वो आप एक नेक्स्ट डैमेज के लिए या नेक्स्ट कॉम्पनसेशन के लिए रेडी हो जाइए। क्योंकि ऐसा मुझसे समटाइम्स दिस हैपेंस विद मी, मैम आप क्या स्पेशल कर रहे हो, आपने भी तो बिठाया ही। मैंने कहा मैंने स्ट्रेट बैक से बिठाया है, मैं ना मेरा स्कोलियोसिस आएगा ना काइफोसिस आएगा, बट आपने जब बेड पे बिठाया था पूरा राउंड बैक था और पेल्विस पोजीशन भी पूरा कॉम्प्रोमाइज था और बच्चे ने बहुत टाइट भी किया हुआ था। सो दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे मैसेज फॉर पेरेंट्स कि इन सब चीज़ों पे कंटिन्यूस असेस करिए और देखिए कि आपके बच्चे किस पोजीशन पर लाई कर रहे हैं। बिल्कुल।